नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बात करेंगे अबाउट किडनी डाइट्स। हमारे साथ है डॉक्टर रचना जो बहुत सालों से डाइटिशियन की प्रैक्टिस कर रही है, ऑलमोस्ट अराउंड 14 इयर्स। और आज हम उनसे जानेंगे कि वो लोग जिन्हें किडनी स्टोन्स होते हैं या कोई डायलिसिस पे होता है या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है या होने वाला है, उन्हें डाइट के मामले में क्या-क्या परहेज़ करना चाहिए या क्या-क्या लेना चाहिए एज़ डाइट। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर रचना टू बी अ पार्ट ऑफ इट। Thank you, Yash, for having me here. It's a pleasure always to discuss anything about kidney patients. बहुत सारा समय हो गया कि हम लोगों ने कोई भी वीडियो नहीं करा है, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। येस, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू डॉक्टर रचना। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को किडनी स्टोन है, जिनको पथरी की बीमारी है और आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है पथरी की बीमारी, किडनी स्टोन्स होना, और वो किडनी स्टोन्स में बहुत पेन होता है, तो उनको किस टाइप का डाइट लेना चाहिए या किस टाइप का डाइट अवॉइड करना चाहिए? कौन से फूड्स ऐसे होते हैं जो उनको लेने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए? अगर आप कुछ बता सकें। ओके, सो पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किडनी स्टोन्स होते क्यों हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपके खाने में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, और इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्लश आउट करने के लिए जो फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है, मुख्य रूप से पानी, वो कम पड़ता है, यानी कि डिहाइड्रेशन। सो ये डिहाइड्रेटेड स्टेट जो होता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और ये पैदा कर सकता है किडनी स्टोन्स। तो जैसे ही आप लिंक लगा पा रहे हैं कि डिहाइड्रेशन है, तो अगर पेशेंट्स रिहाइड्रेशन करते हैं यानी अच्छे से पानी पीते हैं, तो स्टोन्स को वो फ्लश आउट कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए मुख्य रूप से पानी का ज़्यादा पीना, 3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर, या जितना आपके डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है उतना पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि वंस अ स्टोन फॉर्मर, उसकी चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं फिर से दूसरी बार तीसरी बार स्टोन्स बनने की। इसीलिए थोड़ी चीज़ें आहार में ध्यान रखनी चाहिए, उसमें मुख्य रूप से सॉल्ट की मात्रा थोड़ी कम खाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो मान लो कि अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है किडनी के कोई प्रॉब्लम की वजह से, और उनका किडनी फंक्शनिंग भी थोड़ा-सा अगर वीक हो रहा है, तो ऐसे कौन से फूड हैं, ऐसे कौन-सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए या लेनी चाहिए मुख्य रूप में? इस क्वेश्चन के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किडनियाँ हमारी जो है वो हमारे बॉडी का एक बहुत नाजुक अंग है। कई बार ये किडनियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें जो होती है, डबल प्रोसेस, ट्रिपल प्रोसेस चीज़ें, उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर आपने मुझे 2 क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी, यदि किसी को अर्ली किडनी डिजीज़ है, यानी कि क्रिएटिनिन हल्का बढ़ने लगा है। तो जब हल्का क्रिएटिनिन बढ़ता है तो प्रोसेस चीज़ों को कम से कम रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ नमक का थोड़ा कम रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं जब किसी का क्रिएटिनिन काफ़ी हद तक बढ़ गया होता है, जैसे कि दुगना तिगना क्रिएटिनिन हो जाता है, तो कई बार होता ये है कि इसमें आपको 2, 3, 4 पहलू देखने पड़ते हैं, केवल क्रिएटिनिन पर डाइट निर्भर नहीं होता है। उसी के साथ साथ अगर पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए लो सॉल्ट तो ज़रूरी है ही है, पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए लो पोटेशियम डाइट भी लेनी पड़ती है। कई बार किडनी के पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि पानी का जमावट होने लग जाता है, यानी कि उनके पैरों में स्वेलिंग आने लग सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग आने लग सकती है। तो ऐसे ही पेशेंट्स को कई बार फ्लूइड भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। लेकिन ये पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जो है वो एडवांस स्टेजेस में लग सकती है। पहले के स्टेजेस में यानी कि अर्ली किडनी डिजीज़ में थोड़ा नमक कम रखना, प्रोसेस चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो अब जैसे किडनी प्रॉब्लम की बात है, किडनी फेलियर की बात है, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो किडनी फेलियर के बाद डायलिसिस पे चले जाते हैं, और डायलिसिस पे जाने के बाद भी बहुत सारे फूड में भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और लिक्विड में भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा पी नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे डायलिसिस वाले सिचुएशन में क्या करना चाहिए पेशेंट्स को यूजुअली फूड में या फ्लूइड में? ऐसी क्या परहेज़ी होनी चाहिए या ऐसा क्या कुछ लेना चाहिए? जब मरीज़ डायलिसिस पर होते हैं, तो डायलिसिस करता क्या है? ये डायलिसिस का मशीन जो है वो एक आर्टिफ़िशियल किडनी का काम करता है, राइट? तो किडनियाँ हमारी जो काम करती है, लगभग उतने ही काम हमारी डायलिसिस की मशीन करती है।
लेकिन ये बात हमने यहाँ पर ध्यान देनी पड़ती है कि किडनियाँ चौबीसों घंटे सातों दिन 365 दिन साल के काम करती है, लेकिन डायलिसिस मशीन जो है वो केवल 3 से 4 घंटे काम करता है, वो भी केवल हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही काम करता है। सो चूँकि डायलिसिस जो है वो हफ्ते में 2 दिन या केवल 3 दिन ही हो पाती है, इसीलिए डायलिसिस की मशीन जो है वो ये गंदगी बहुत कम मात्रा में निकाल पाती है। इसीलिए हमारा खाना कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि गंदगी जो है वो थोड़ी सी कम बने। तो इसीलिए हमने क्या ध्यान देना चाहिए जब मरीज़ डायलिसिस पर होता है तब, कि थोड़ा नमक कम खाएं, क्योंकि नमक की वजह से कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे नमक ज़्यादा जब होता है डायलिसिस पेशेंट्स में तो उनको सूजन ज़्यादा आती है। नमक जो है वो पानी को पकड़ के बैठता है, और डायलिसिस में चूंकि किडनियाँ ही काम नहीं करती है तो यूरिन अच्छी मात्रा में बन नहीं पाता है। ये यूरिन जो है वो बॉडी में जमा होने लग जाता है, और ये दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ स्वेलिंग। उनके पैरों में सूजन आ सकती है, आंखों पर सूजन आ सकती है, कई बार चेहरे पर सूजन आ जाती है। इसीलिए मुख्य रूप से डायलिसिस पेशेंट्स ने नमक कम और पानी कम लेना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ कई बार होता ये है कि ये जो डायलिसिस मशीन है वो हमारे बॉडी के अच्छे प्रोटीन्स को भी खींच लेती है, निकाल लेती है। इसीलिए आप कई बार देखेंगे कि डायलिसिस पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि डायलिसिस के बाद घर पे जाने के बाद बहुत थकावट होती है, बहुत वीकनेस आ जाती है, ऐसे लगता है कि 2-3 घंटे हम सो जाए। तो इस वीकनेस को दूर करने के लिए थोड़े आपके आहार में प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप नॉर्मल जितना खाते हैं उससे एटलीस्ट आपको 20 to 30% एक्स्ट्रा प्रोटीन्स खाना पड़ता है। इसीलिए आप कई बार देखते होंगे डायलिसिस सेंटर में आपके टेक्नीशियंस आपको बताते हैं कि आप एग वाइट्स खाएं या तो पनीर खाएं, यदि आप खा सकते हैं तो आप सोया खाएं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो कुल मिलाकर के डायलिसिस पर जब पेशेंट होता है तो जनरल चीज़ें जो हमने ध्यान देनी है वो है नमक की कमतरता, पानी की कमतरता, लेकिन प्रोटीन्स एक्स्ट्रा देने होते हैं। तो ये तो थे जनरल इंस्ट्रक्शंस। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जब हम प्रोटीन ज़्यादा खाने के लिए बताते हैं तो किडनी पेशेंट्स के ना एक होता है मिनरल मेटाबॉलिज्म में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो प्रोटीन्स के साथ साथ इनका कई बार फॉस्फोरस भी बढ़ने लग जाता है। तो प्रोटीन्स तो देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो उन्हें वीकनेस आ जाएगी, उन्हें मैलन्यूट्रिशन हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ जब फॉस्फोरस बढ़ता है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि किसी पेशेंट का फॉस्फोरस बढ़ रहा है तो उन्हें हमें कहना पड़ता है कि वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े कम लें, क्योंकि वहाँ से फॉस्फोरस काफ़ी मात्रा में आता है। इसी के साथ साथ उन्हें थोड़ा जो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आता है वो आता है मैदे से बनी हुई चीज़ों से, जैसे कि ब्रेड्स, बर्गर्स, बिस्किट्स, पिज़्ज़ास। अब अगेन यहाँ पर बात आती है प्रोसेस्ड आइटम्स की। जितनी प्रोसेस्ड आइटम्स जैसे इवन कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत, बाहर के प्रोसेस्ड फूड्स अगर वो नहीं लेते हैं तो यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो है वो नहीं आएगा, और उनका फॉस्फोरस की मात्रा को वो कंट्रोल में रख सकते हैं। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि डायलिसिस पेशेंट जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चले जाते हैं, वो लोग का किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला होता है या हो चुका होता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के पहले और बाद में एक पेशेंट को क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, और ओवरऑल क्या कुछ करना चाहिए वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रांसप्लांट के पहले तो पेशेंट डायलिसिस पर होता है। तो जब डायलिसिस पर होते हैं तो उन्हें डायलिसिस डाइट फॉलो करनी होती है। उन्हें इस तरह से डाइट लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट, ताकि उनके बॉडी में उतनी क्षमता हो कि वो ट्रांसप्लांट को अच्छे से पुल ऑन कर सकें। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद की। तो ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस क्या होता है, उसमें उनको एक नई किडनी लग जाती है। तो जैसे ही एक नई किडनी आ जाती है वो पुरानी बिगड़ी हुई किडनी की जगह ले लेती है। तो किडनी के सारे जो फंक्शंस पहले थे वो अच्छे से रिस्टोर हो जाते हैं। लेकिन ये जो नई किडनी लगाई हुई है उसे संभाल कर रखना, पूरे जीवन भर तक संभाल कर रखने के लिए थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें डाइट में आपने ध्यान देनी चाहिए, जो बहुत ही मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो अच्छे से पानी पीना, यानी कि हाइड्रेशन स्टेटस, बॉडी को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट ना होने देना। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को इसीलिए बताया जाता है ट्रांसप्लांट के बाद कि वो 3, 3.5, 4 लीटर पानी पिए, ताकि किडनी अच्छे से हाइड्रेटेड स्टेटस में रहे।
सेकंड मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट चीज़ एक होती है कि घर का बनाया हुआ, साफ सुथरी तरीके से बना हुआ, स्टीम किया हुआ, अच्छे से कुक किया हुआ खाना ही वो प्रेफर करें। थोड़े समय के लिए बताया जाता है ट्रांसप्लांट के बाद कि बहुत कच्ची चीज़ें ना प्रेफर करें, क्योंकि कच्ची चीज़ों में से इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यदि आप कच्चे सैलड्स खाते हैं, उसके बदले हमें उन्हें बताना पड़ता है कि वो थोड़े से स्टीम्ड सैलड्स खाएं। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांसप्लांट के बाद। और इसी के साथ साथ ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद अगेन थोड़ा सा हाई प्रोटीन डाइट खाना ज़रूरी होता है, ताकि ट्रांसप्लांटेड किडनी जो है जो उसको हील होने के लिए समय मिल जाए। तो इसीलिए लगभग 4 से 6 हफ्ते के लिए थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट खाना भी ज़रूरी होता है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे ट्रांसप्लांट के बाद पानी, थोड़ा सा हाई प्रोटीन डाइट और नो रॉ फूड्स, ये स्ट्रिक्ट रेजिम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल राइट, तो थैंक यू डॉक्टर रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई होप ऑडियंस को भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमने बहुत सारी बातें की रिगार्डिंग किडनी स्टोन्स, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, और आई होप आगे भी हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे। थैंक यू। चूँकि मैं लास्ट 15 वर्षों से डायलिसिस पेशेंट्स और मुख्य रूप से इवन किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, इसीलिए मुझे तो ये कंटेंट बनाना, उनके लिए टिप्स देना बहुत ही अच्छा लगता है। आई रियली लव दिस। यस, और अगर किसी को आपके साथ पर्सनली जुड़ना है 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए, या आपके कोर्सेज का एक्सेस किसी को अगर चाहिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? तो यश, कई बार ऐसा होता है कि मुझे बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं कि हमको किडनी डिजीज़ है लेकिन हमें सिज़लर्स खाने का मन करता है। कुछ डायलिसिस पेशेंट्स बताते हैं कि हम डायलिसिस पर है लेकिन हमको पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। कई बार होता है कि पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ होता है वो मुझे बताते हैं कि हमको आइसक्रीम खाने का बड़ा मन करता है। तो मेरा आंसर हमेशा ही एक नो नहीं होना चाहिए उनके लिए। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए मैंने बनाए हैं यूडेमी पर मेरे डाइट के थेरेपेटिक डाइट कोर्सेज। ये है रेसिपी कोर्सेज। इसमें आप चाहे आपको डायबिटीज़ हो, चाहे आपको किडनी डिजीज़ हो, चाहे आप डायलिसिस पर हो या आपका ट्रांसप्लांट हुआ हो, इन सारी चीज़ों के लिए हमने रेसिपीज़ जो है वो अपलोड करी हुई है। तो आप चाहे कोई भी रेसिपीज़ खाना चाहे, आप वहाँ पर ढूंढ सकते हैं मेरे यूडेमी के कोर्सेज पर। अब इसके अलावा आपने मुझे पूछा मेरे साथ संपर्क करने के लिए, तो यहाँ पर हम दे रहे हैं हमारी वेबसाइट www.nutriconnect.com। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, या मेरा जो नंबर है दैट इज 7208363223। टू बुक अ कंसल्टेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। यश, प्लीज एक काम करना, ये यूडेमी कोर्सेज के लिंक और कंसल्टेशन के लिंक प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालें। ऑफ कोर्स ये सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाइए, वो लिंक्स फॉलो कीजिए, डॉक्टर रचना को फॉलो कीजिए और उनसे 1-on-1 कंसल्टेशन लीजिए अपनी हेल्थ के लिए, अपने डाइट के लिए, क्योंकि डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी हेल्थ सुधारने के लिए, सिर्फ मेडिसिन काम में नहीं आती। और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। Thank you so much.